हेलो एंड वेलकम टू बिग बॉस इनसाइडर। मैं हूं आपका दोस्त दीपेंद्र सिंह। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो भाई बिग बॉस का सीजन एपिसोड 2 जो है वो आ चुका है। अब मेरे घर में कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं जिनके चलते अगले 3-4 दिन थोड़ा सा यही प्रोसेस रहेगा, लेट हो जाया करेगा ये रिव्यू आने में, लेकिन उसके बाद हम टाइम टू टाइम रिव्यू देंगे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। तो भाई ऐसा है, 7 इंसिडेंट हुए टोटल मिला के जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग है कल के एपिसोड में। अब ये एपिसोड 2 था, इसमें सबसे जो हाईलाइट पॉइंट है वो है वो गधा। वो गधराज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट हैं, कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनका तो मतलब प्रेजेंस ही नहीं दिखाई दी। कम से कम उस गधे की प्रेजेंस तो दिखाई दी, उसकी आवाजें तो सुनाई दी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नादारत हैं, गायब हैं बिल्कुल, के हैं या नहीं है वही नहीं पता चल रहा। ऐसे कुछ कंटेस्टेंट हैं। तो और ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में बात करके फायदा भी क्या, जो इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा हो पूरे के पूरे कैमरे पर, ऐसे कंटेस्टेंट की बात करने से अपना भी समय बर्बाद होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले इंसिडेंट से जो सुबह सुबह हुआ। और वो सुबह सुबह का इंसिडेंट, कुछ कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि लाइव फीड बंद हो गई थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो दी थी कि लाइव फीड बंद हो गई। लाइव फीड में उन्होंने वही राम कहानी जो हर बार बिग बॉस में होता है, सब जितने भी कंटेस्टेंट वो देख दाख कर आए हैं बिग बॉस की। बिग बॉस में होता क्या है, बिग बॉस में वही है कि भाई खाना मिलेगा नहीं, अंडे अलग कर लो, दूध हमें अलग चाहिए, हमारा मैं चाय पीती हूँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी तुम लोगों की होगी तो चाय मेरी होगी। ये सब कहानी हर साल होती है, हर बार होती है, और इसीलिए सारे कंटेस्टेंट को पता है कि भाई ये होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने पहले ही इनका बंटवारा करना शुरू कर दिया। तो उसके चक्कर में शायद लाइव फीड को बंद करके शिल्पा जी को जिम्मेदारी दी गई कि शिल्पा जी जाइए, एक काम कीजिए, बांटिए, और किचन की जिम्मेदारी अब आपकी रहेगी। तो वो एक इंसिडेंट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं रजत और बग्गा की लड़ाई की। अब रजत भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे कि मैं 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और साउंड आई लेकिन उसमें कोई बंदा नहीं था। और बग्गा जी ने बोला कि नहीं नहीं, सामने गाड़ी के बंदा था। बग्गा नहीं था, बंदा था। तो आपने किसी को हिट किया, और चाहा तो उसमें उनका कवरेज देने आ गई कि भाई हो सकता है ये साउंड इफेक्ट सिर्फ डाल दिया गया हो उस वीडियो में। तो भाई देखो, पहली 2-3 चीजें हैं। रजत भाई को सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप एक तो नेशनल टेलीविजन पे हो, नेशनल टेलीविजन पे आप बोल रहे हो कि आप 150 की स्पीड में थी। यू वाज ओवर स्पीडिंग। इंडिया में कहीं पर भी ऐसी रोड नहीं है जहां पर 150 की स्पीड अलाउड हो, मैक्सिमम 120 है। ठीक है, तो 150 की स्पीड पहली बात ही आपने वायलेशन किया है ऑन रोड रूल, पहली चीज ये है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हाँ, हो सकता है किसी ने एडिटिंग वगैरह करके उसमें साउंड इफेक्ट्स वगैरह डाल दिए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बट अगर 150 की स्पीड में आप किसी को हिट करोगे ना, आपको फ्लिक ऑफ द सेकंड पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने एक इंसिडेंट देखा था। मैं एक्सप्रेस वे से आ रहा था, यमुना एक्सप्रेस वे से, एंड नहीं, यमुना एक्सप्रेस वे नहीं, नेशनल हाईवे 2, पहले जो नेशनल हाईवे 2 था, मथुरा से मैं आ रहा था दिल्ली के लिए। और मैं अराउंड 90 चला रहा था अपनी गाड़ी। ठीक है, और उस टाइम पे उसकी स्पीड लिमिट 100 हुआ करती थी उस रोड की। तो 90 की स्पीड में थी, और बगल से मेरे फॉर्चूनर निकली थी, और फॉर्चूनर ने हिट किया था एक मोटरसाइकिल वाले को। और वो दूधिया था, दूधिया साइड से ऐसे करके लेके आया, और उसने देखा नहीं, मतलब ये जैसे रेड लाइट है, तो वो रेड लाइट क्या मतलब, वो ब्रेक एरिया है जहां से आप यूटर्न ले सकते हो। तो वो यहाँ से चढ़ा और फटाक से सीधा इधर आ गया। तो उसमें फॉर्चूनर वाले को उतना टाइम नहीं मिला कि वो उस पर रिएक्ट कर सके। एंड आई एम टेलिंग यू कि उसने जैसे ही हिट किया था, इट वाज 90 पे, मुझे फील हुआ कि यार गाड़ी ऐसे गोली की तरह निकल गई, मुझे भी पता नहीं चला, इतनी तेजी से गाड़ी निकली थी वो। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो 120 130 तो बड़े आराम से होगा, 130 के आसपास में उसने हिट किया था। उसकी बाइक हवा में गई थी, वो बंदा वहीं था, और लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि देखने का टाइम ही नहीं मिला हुआ। तो ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस पर जो साउंड इफेक्ट्स वगैरह डाल के इस तरीके से बना दिया हो। तो इसकी कंट्रोवर्सी बनी रहेगी, इस कंट्रोवर्सी पे मैं कोई और ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपने उसमें बग्गा को गाली वगैरह दे दी, जो कि ठीक नहीं है। मतलब आप थोड़ा इम्पल्सिव हो जाते हो, थोड़ा जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना वाजिब है, लेकिन आप ये भी सोचो कि आप खुद ही उस गड़े मुर्दे को पहले उखाड़ रहे हो, और फिर उस गड़े मुर्दे पर अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप उसे जस्टिफाई करते तो समझ में आता। तो ये थी पहली फाइट।
फिर एक और फाइट हुई। देखो फाइटों का सिलसिला तो बिग बॉस में चलता ही रहता है, ये तो कंट्रोवर्सी का शो है, कंट्रोवर्सी तो यहाँ होगी ही होगी। तो दूसरी जो फाइट हुई थी वो हुई थी अपने शहजादा धामी और चुमदरंग के बीच में। अब चुमदरंग और शहजादा धामी का जो इंसिडेंट था उसमें काफी हद तक मुझे लगा कि शहजादा धामी ठीक थे, वहां पर गलती नहीं है। लेकिन चुमदरंग का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जो करणवीर ने रखा वो भी काफी वैलिड है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो लोग आते हैं ना उनको इंडियंस की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो चाइनीज है, या आप जाकर के देखो नेपाली और चाइनीज लोग जो है, नेपाली तो नहीं बोलूंगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको आप चाउमीन लेने जाओ, वो लोग वहां होते हैं तो वो बोले नेपाल नेपाली कहाँ नेपाली। तो सी आप ऑलरेडी लोगों के बीच में ये इस तरीके का बिहेवियर है और उस पर शायद किसी का ट्रिगर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्टेड। लेकिन उस एक्सेप्टेंस को उस चीज को लेकर के शहजादा धामी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आना वैलिड था कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं जिसपे तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो और ऑफेंड हो रहे हो। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की कहानी है, मुझे लगता है आगे चल के ये कहानी थोड़ी सॉल्व होगी। लेकिन इसमें दो रिपोर्टर बहुत बढ़िया निकल कर आए, खुफिया रिपोर्टर निकल कर आए। जो एलिस कौशिक और ऐशा सिंह ने कमेंट्री दी थी उस पर, वो बहुत बढ़िया थी। ठीक है, ऊपर बैठ के अपना आराम से, मैं तो कह रहा था उनके हाथ में बिग बॉस की गलती है, पॉपकॉर्न के पैकेट और भेजने चाहिए थे। जब जब ऐसी लड़ाई हो वहां बैठ जाओ, ऐसे पॉपकॉर्न खाते रहो और दूसरे के ऊपर कमेंट्री करते रहो। ऐसा है जिस दिन आपके साथ होगा ना एलिस कौशिक और आयशा सिंह, आपकी किसी से लड़ाई होगी और दूसरा बैठ के खा रहा होगा पॉपकॉर्न ऊपर और कमेंट्री दे रहा होगा, आपकी सुलग जाएगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी ऐसी कहानी तो ये करते ही रहते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सॉरी चौथे पॉइंट पर अब आ जाते हैं। चौथा पॉइंट था गुणरत्न की स्टोरी। जो स्टोरी उन्होंने अपनी एक्सपोज की, सब लोगों के सामने रखी कि ही वाज फाइटिंग विद द डी कंपनी, एंड डी कंपनी से उनको थ्रेट्स वगैरह मिले, इवन बिफोर कमिंग टू द शो उनको थ्रेट मिले। तो वो एक अच्छा पार्ट है, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप एक बार लाइव में जाकर सॉरी उसका एपिसोड जरूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो बोल्ड नेचर तो आ ही जाता है यार, वो डाकू की फैमिली से हैं तो ऑब्वियसली बोल्ड नेचर आ जाता है और उस तरीके का वो स्टेप ले सकते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह भी उनका सोफिस्टिकेटेड है तो इस तरीके का स्टेप ले सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई, वो थोड़ा गूगल वगैरह करेंगे, थोड़ा डिटेल्स वगैरह लेंगे तो पता चलेगा। तो बेसिकली ये एक अच्छा पॉइंट था। नंबर 5, पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, हेमा शर्मा और बग्गा जी ने तो कोई खैर कंप्लेंट की नहीं, लेकिन जेल में बैठकर हेमा जी बार बार कंप्लेंट कर रही है कि मेरी बिग बॉस ये सजा कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, मुझे पता होता तो मैं लेती नहीं। तो तुम्हें क्या लग रहा था तालुका है, नहीं तो जेल ही क्यों बोली गई है। एक बात और बताता हूँ हेमा जी, एक्चुअली होता क्या है कि जब आपको एक कमरे में लेटना हो ना, आप लेटे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे पूरे दिन 2-2 दिन पड़े रह सकते हो कमरे में। लेकिन जब आपसे कह दिया जाएगा ना आप इस कमरे के बाहर नहीं निकलोगे, देन इट बिकम्स जेल। और फिर आदमी को चुल मचती है कि भाई मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर ही रुकना है। तो वो आपके साथ भी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये जेल का इंसिडेंट हुआ था ना और जेल का ऑफर दिया गया था, तभी दिख रहा था कि भाई, और आपने अपने आप को एक अच्छा प्रोजेक्शन देने के लिए आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो एक्सेप्टेंस अब आपको वो भारी पड़ रहा है। तो अब आपको झेलना पड़ेगा। देखो हर चीज का रिपरकशन होता है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका रिपरकशन भी है, लेकिन उसका एक एडवांटेज भी है जो कि अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब बात करते हैं इसी जेल में चाहत पांडे की। चाहत पांडे को ही ये टास्क दिया गया था कि भैया या तो तुम जेल में जाओ, नहीं तो 2 लोगों को अपनी जगह पे भेजो। तो चाहत पांडे ने भाई अपनी जगह पे इन दोनों लोगों को भेजा था, बग्गा और हेमा शर्मा को। हेमा शर्मा को कन्विंस किया था और बग्गा को कन्विंस किया था। तो बढ़िया चल रहा था इनका मामला। लेकिन अब इसी बीच में एक खेला होता है, और खेला ये होता है कि चाहत पांडे रो देती हैं। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल सही बोला था सारा आफरीन खान ने कि अगर आपने उनको जेल में भेजा है तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। अगर आप टास्क के तौर पर उसको लेकर के आपने सिर्फ अपना टास्क कंप्लीट करना है, उसके चक्कर में दूसरे को फंसा दिया, तो अब आपको गिल्ट फील होगा। तो उस गिल्ट को आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा, उन लोगों के सामने मत हैंडल करो जिन लोग, मतलब आपने पहले तो उनको जेल में डाला, वो बेचारे 24 घंटे से उसी जेल में हैं। अब आप उस पर सिंपथी और गेन कर रहे हैं, तो ये चाहत पांडे का गेम है। और इस पे अविनाश मिश्रा ने भी बोल दिया था कि भाई ये तो मैं बहुत लंबे टाइम से झेल रहा हूँ। तो अविनाश ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे रखा था। तो बेसिकली क्या है कि सारा आफरीन खान, और आफरीन खान ने वहां पे बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया कि भाई ऑलरेडी जब आपने ही उनको भेजा है, या तो फिर आप अगली बार मान लो बिग बॉस कहते हैं कि 2 लोगों को नॉमिनेट करना पड़ेगा, अब आप नॉमिनेट करने के बाद आप रोएंगी,
कि भाई मैंने मैंने नॉमिनेट क्यों किया, मुझे नॉमिनेट नहीं करना था, मेरा टास्क था इसलिए। नहीं यार, इट इज अ गेम, गेम में ऐसी चीजें होती हैं, यू शुड बी स्ट्रांग। और इसके ऊपर फुटेज लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर आपको सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं थी। आफरीन खान और सारा आफरीन खान एक साइड दिखाई दिए, वो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन ये भी है कि आफरीन खान और सारा आफरीन खान से ने भी इससे फुटेज ली, उन्होंने भी इसका एडवांटेज उठाया, उन्होंने भी उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। और छठवीं चीज जो है वो है टास्क। अब देखो जेल में थे तो उनको टास्क नहीं करना पड़ा, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी इसको कि भैया मेरे को सुबह उठना है सोना है। वो टास्क क्या था कि भाई एक आर ग्लास है, आर ग्लास में उन्होंने दो कैपिंग मार्क कर दी कि भैया ये टॉप है ये बॉटम है, तो बॉटम पे करके दिया है और आपको टॉप तक फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे से सैंड को निकलते रहने देना है और देखते रहना है कि भाई ये रेड लाइन के नीचे नहीं जानी चाहिए। रेड लाइन पे जाते ही इसको दूसरे दो कंटेस्टेंट आएंगे, वो लोग उसको फिल करेंगे और वापस टॉप तक ले जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसमें चूंकि आप जेल में हैं बग्गा जी और हेमा जी, तो उनको कोई करने की जरूरत नहीं, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, रात अपनी नींद जो बढ़िया है पूरी एनर्जी के साथ लो। लेकिन अभी जो दिखाया गया है उसमें यह है कि भाई सुबह के वक्त करणवीर और जो अविनाश का नंबर था उस टाइम पे काफी देर तक कुछ हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ भसड़ होने वाली है। अभी लाइव में चेक नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने आपको बताया। एक तो क्या है, मेरे को थोड़ा फीवर वगैरह आ रहा है, मुझे आई एम सस्पेक्टिंग कि मेरी हेल्थ थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, तो वो भी मुझे देखनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि दूसरा भाई घर में थोड़े फंक्शन वगैरह हैं, तो वो सब भी निपटाने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपके साथ बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे एक एक मिनट की खबर के लिए। फिलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके अलावा कुछ और घटित हुआ है और मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली बार से उसको खास तौर पर निगरानी रखूंगा उस पर और आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई खबर के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।